गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश बी सिंधी आज आपके सामने हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का लेसन 8 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि भारतीय संविधान की रचना और लक्षण है। इस लेसन के अंदर हम हमारे देश को चलाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, एक जो महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज हैं संविधान, उसका क्या अर्थ होता है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही थी, इसकी प्रस्तावना क्या है, वह प्रस्तावना का महत्व हमारे संविधान में, वह इस प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 8 भारतीय संविधान की रचना और लक्षण। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है संविधान का अर्थ। तो संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह ही देश का संविधान कहलाता है। तो संविधान जो जितने भी हमारे देश के अंदर कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, जिससे कि हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था या हमारे लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन सभी को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। तो इन सारे नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो कलेक्शन है, यही एक संविधान कहलाता है। इसका महत्व, संविधान देश का महत्वपूर्ण और मूलभूत दस्तावेज है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो देश में कानूनों का निर्माण, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो सारे हमारे संविधान के आधार पर बनाए जाते हैं कि संविधान में जिस तरह से नियम दे करके रखा होगा, उसी तरह से कानून बनाए जाते हैं। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही होने चाहिए। मतलब जो भी कानून बनाए जाएंगे वह संविधान के अनुरूप बनाए जाएंगे। तो संविधान कानूनों से भी ऊंचा है, इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कानून हैं वह संविधान के आधार पर बनाए जाते हैं। तो इन सभी कानूनों से सुपीरियर कौन हुआ? हमारा संविधान। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा उच्च भावना का प्रतिध्वनि होता है, जिससे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे को आज़ादी मिले हुए 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, और हमारा संविधान जब 1947 में हमारे को आज़ादी मिली थी 1947 में, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब के बाद में आज इस संविधान को बने हुए 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। इस 70 साल के दौरान जब ये संविधान बनाया गया था, तब के लोगों की आवश्यकताएं अलग थी, आज हमारी आवश्यकताएं अलग हैं। उनकी अपेक्षाएं अलग थी, हमारी अपेक्षाएं अलग हैं। तो इन सारी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके हम इसमें जो परिवर्तन करते हैं, इसी कारण से यह एक जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके पहले अंग्रेज़ों के सामने एक प्रश्न था कि अगर हम भारत को आज़ाद करते हैं तो भारत के अंदर आगामी जो कानून व्यवस्थाएं चलेगी वह किसके अनुरूप चलेगी, उसके लिए, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम या कानून होते हैं, लेकिन यह कानून या नियम कौन से होंगे, इनको किस आधार पर बनाए जाएंगे। इसीलिए 25 मार्च 1946 को एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। वह उसे हमारे भारत देश का स्वतंत्रता के बाद के जितने भी प्रश्न थे, उनको निराकरण करने का कार्य सौंपा गया था, जिसने
संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की। इस 3 सदस्यीय कमेटी ने जब एक सबसे पहले सुझाव दिया कि हमारे देश में जो नियम बनाए जाएंगे, इसके लिए कोई नियम ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 जने मिलकर के बना देंगे। इसके लिए पूरी कमेटी बनेगी और उस कमेटी के लिए हमारे को एक संविधान सभा की स्थापना करनी पड़ेगी और उन सभी ने मिलकर के एक संविधान सभा की स्थापना की और रचना की। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389, जिनमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग तथा भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, इसी प्रकार विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। क्योंकि हमारा देश भौगोलिक दृष्टि से व धार्मिक दृष्टि से एक बहुत ही विभिन्नताओं वाला देश है। इसमें अगर भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप देखें तो हमारे देश के अंदर सारी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। कहीं पे ऐसे पर्वत हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पे रेगिस्तान हैं। इन सारी विभिन्नताओं को, यहाँ कहीं पे समुद्र तट हैं, इन सारी भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग खान पान के लोग पाए जाते हैं। इसी कारण से हमारे देश के संविधान सभा के अंदर जो 389 मेंबर्स को सदस्य बनाया गया था, इन सदस्यों के अंदर संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, एस.पी. मोदी, एच.वी. कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अयंकर, बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधियों में सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था। ये सारे लोग सिर्फ इतने ही नहीं थे, ये टोटल मेंबर तो 389 मेंबर थे, लेकिन ये सिर्फ मुख्य मेंबर हैं हमारी संविधान सभा के। इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें पुरुष और स्त्री सदस्य दोनों के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे अपने ध्यान में रखिएगा। प्लस संविधान सभा में कितने मेंबर थे? संविधान सभा में 389 मेंबर, 389 मेंबर थे। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, एवं हमारी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान ने अपनी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 से शुरू की। जब ये संविधान सभा बनी तब इसने अपना कार्य प्रारंभ कब से किया? 9 दिसंबर 1946 से। वह 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में कुल 166 बैठकें आयोजित कर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की। यानी कि इस संविधान सभा को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इस सारे समय के दौरान इन जो संविधान सभा की बैठकें थी, वह कुल बैठकें 166 बैठकें हुई थी। इस प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार विमर्श कर भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इसमें इस संविधान सभा ने सारे देशों के अलग अलग जो देश थे, उन सभी के संविधानों को पढ़ा। उनमें से जो विशेष तत्व हमारे देश के संविधान में रखने थे, जो कि हमें महत्वपूर्ण लगे, उन सभी को हमने हमारे संविधान के अंदर समावेश किया। जब यह हमारा संविधान बना था, उस समय हमारे संविधान में 295 अनुच्छेद, आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट यानी अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद संविधान में सुधार के साथ अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा 9 परिशिष्ट के साथ हमारे संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ था। एवं 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर उसे एक कानूनी स्वरूप प्रदान किया। यानी ये हमारा संविधान जब पहली बार बना था तो उसमें 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इसे लागू करने के पहले जब इसमें फिर से सुधार किए गए तो इसमें 395 अनुच्छेद
तथा 9 परिशिष्टियाँ 9 अनुसूचियाँ हो गई थी और उसी के साथ इसे निश्चित किया गया। एवं 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया। हमारा संविधान बनकर के कंप्लीट हो चुका था। एवं 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया तथा इसी के साथ भारत एक गणतांत्रिक या प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। यानी हमारे संविधान को बनने की डेट अलग है। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हुआ था और लागू कब से हुआ? लागू 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे धूमधाम से मनाते हैं। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। 15 अगस्त जिसे कि स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, जो अभी हाल ही में गया, जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन के कारण सेलिब्रेट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम इसमें ध्वजारोहण करते हैं। इसी तरह से गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ एवं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, ये तीनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। भारतीय संविधान में 4 चिन्हों की मुखाकृति को राष्ट्रीय चिन्ह तथा सत्यमेव जयते को राष्ट्र सूत्र के रूप में घोषित किया गया। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ के ऊपर जो 4 सिंहों वाले जो कि एक मुखाकृति बनी हुई है, वह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय नारा है। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों तथा प्रशासन संबंधी सूचनाओं और न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ब्यौरेवार तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। हमारे संविधान के अंदर हर छोटी से छोटी बात को इसमें स्वीकार किया गया है, वह उसे लिखित रूप में दर्शाया गया है। इसीलिए हमारे संविधान का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। वह आज विश्व में जितने भी देश हैं, उन सारे देशों में से हमारे भारत देश का संविधान, लिखित संविधान, वह सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना क्या होता है? संविधान सभा का प्रारंभिक केंद्र स्थल तथा महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। वह प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा समान माना जाता है। इसे अगर हम शॉर्ट में देखें तो जब आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं, आप अपने साथ में बुक्स के साथ में मार्केट से डाइजेस्ट परचेज करते हैं। ये डाइजेस्ट क्या होती है? आपके एक प्रोविजनल बुक होती है। उसी तरह से प्रस्तावना भी हमारे संविधान का एक प्रोविजनल है, जिसके के द्वारा हम हमारी हर एक चीज़ जो कि उसमें समावेशित हैं, आपकी सामाजिक अध्ययन की बुक है, ये सामाजिक विज्ञान की, इसके लेसन स्टार्ट होने के पहले आपको एक अनुक्रमणिका दी गई है। इस अनुक्रमणिका के अंदर, इंडेक्स के अंदर, आप वो सारी चीज़ें जो कि इस चैप्टर के अंदर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से प्रस्तावना के अंदर उन सारी चीज़ों का जो कि हमारे संविधान के अंदर अंगीकृत की गई है, उन सभी का समावेश किया गया है। हम पहले हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना देख लेते हैं। भारत का संविधान प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इस तिथि को भी अंडरलाइन कर लेना, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।
यानी यह संविधान सभा हम भारत के, क्योंकि इस संविधान को बनाया है संविधान सभा ने, वो सारे सदस्य कौन थे, हमारे पूरे भारत देश से अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग जाति धर्म के लोगों को सेलेक्ट किया गया था। और उन सभी लोगों ने, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान को कानून को चलाने का काम कौन करता है, हमारे ही द्वारा चुने गए जो निश्चित नेता होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो हमारे को हम, क्योंकि भारत के लोग हैं, हमारे को अंतिम प्रभुसत्ता हम भारत के लोगों को दी गई है, इसीलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हमें हमारे देश को किस तरह से चलाना है हम उसे चला सकते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सभी की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय, इन सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय मिल सके, उसके लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तथा उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए कि हर एक नागरिक को अपने प्रतिष्ठा बनाए रखने का और अवसर की समानता मिले। ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, दो जनों ने अगर टीचिंग कोर्स करके रखा है और उनमें से किसी एक को ही, ऊंची जाति वाले को ही नौकरी देने का अवसर मिले, ऐसा नहीं। सभी को जो एज एबल पर्सनस हैं, हमारे देश के अंदर सारे पर्सनस को 18 साल के बाद में वोट देने का अधिकार है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। तो यह क्या है, अवसर की समानता है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। बंधुत्व बढ़ाने के लिए कि हमारे देश के अंदर हम एक व्यक्ति को गरिमा तो प्रदान करें, लेकिन हमारे देश को भी अखंडता प्रदान करें। इस तरह की बंधुत्वता, भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित यानी स्वयं को अर्पित करते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम ऐसे पढ़ रहे हैं। 1976 में हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। यानी इसके पहले भी हमने अभी पहले बात की थी कि हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन किस हिसाब से किया जाता है, लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के आधार पर। हमने बात की थी कि हमारा देश का संविधान 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1950 में बना था, लागू किया गया था। तब जो संविधान बना था उस समय की लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में जब भी हमारे को परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई, हमने किया था। इसी तरह से जब 42वां संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन, इसमें हमारी प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की अखंडता को भी समावेश किया गया है। तो प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। यही हमारे देश की कानून व्यवस्था के मूलभूत आदर्शवादी सिद्धांत हैं, जिनके की देश पे हमारे देश की कानून व्यवस्था काम करती है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है कि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमने नाम दिया है हमारी कंट्री को, वह बने। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बनेगा, जब इस देश के जो नेता हैं, हमारे जो लीडर हैं, वह हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन्हें चुन के कौन भेजता है, हम चुन के भेजते हैं। इस प्रकार
प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। मानसिकता का परिचय मतलब कि उन्होंने जब संविधान बनाया था तब उनकी मानसिकता यह थी कि हम हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाएं। इसी के अनुरूप उन्होंने हमारी संविधान की प्रस्तावना के अंदर नियम और कानूनों का समावेश किया था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना का महत्व। इस प्रस्तावना का हमारे लिए क्या महत्व है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका विशेष महत्व है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर जब तक आत्मा है तब तक उसके अंदर श्वास चलती है, और जैसे ही मरने के बाद में आत्मा निकल जाती है फिर हम क्या करते हैं, उसको एक रद्दी के ढेर के समान उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर वह डेड बॉडी हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह से हमारी संविधान की आत्मा के तौर पे प्रस्तावना को माना जाता है। इसी प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने और उसका अर्थ गठन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जब भी अगर हमारे को संविधान के किसी कानून को समझने में या नियम को समझने में परेशानी होती है तो हम प्रस्तावना को आधार मान करके उसे समझते हैं। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है कि किसी भी कानून को बनाया क्यों गया है। हमारे देश के अंदर जो संविधान की प्रस्तावना के अंदर पहले जो हमने न्याय, स्वतंत्रता और समानता अपने ये बोल्ड लेटर से, जो कि गहरे काले अक्षरों से ये तीनों शब्द देखे हैं, और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आपने ये जो शब्द देखे हैं हाईलाइटेड हैं, इनके बेस पर ही हम जो नियम कानून बनाते हैं वह इसके अनुरूप बने हैं या नहीं बने हैं, उन्हें हमारे को समझाने के लिए कि अगर जब भी कभी अगर हमारे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी कानून को समझने में, या अगर जो नियम और कानून को बनाते हैं उन्हें भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वह इस प्रस्तावना के को मुख्य आधार मानते हुए हमारे देश में कानूनों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रस्तावना हमारे संविधान का सार तत्व है। अतः कानून के किसी भाग या जानकारी में अगर कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न होती है, अभी हमने बात की थी कि जो कानून के निर्माता होते हैं वो जब किसी कानून को बनाते हैं, जैसे कि अभी NRC का एक कानून बना था इसमें लोगों को समझने में, या इसके पहले GST एक कानून बनाया गया था, आप सभी जानते हैं इस बारे में। इस GST को के अंदर एक्चुअल कानून क्या बना था, नियम क्या बने थे, वो सब भी हमें सारी पब्लिक को समझने में काफ़ी समय तक हमें समझ में ही नहीं आया था। तो हम इसे किस तरह से, इस कानून का उद्देश्य क्या है, उसे हम प्रस्तावना के द्वारा समझ सकते हैं। वह इसे समझने के लिए प्रस्तावना एक सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। दिशा सूचक यंत्र कंपास का कार्य क्या होता है कि अगर कभी कोई नाविक समुद्र के अंदर, क्योंकि उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, या पूरब और पश्चिम किधर है, तो वहाँ पे समुद्र के बीच में वह कंपास की मदद से अपनी दिशा का ज्ञान करता है। इसी तरह से हम भी जब कभी किसी कानून को बनाने के अंदर अगर कभी प्रॉब्लम को फील करते हैं तो उस समय यह प्रस्तावना एक कंपास की तरह, एक दिशा सूचक यंत्र की तरह हमारी सहायता करती है, वह भूमिका निभाती है। तो हमारे देश की प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं तथा आदर्शों का प्रतिबिंब है, एवं प्रस्तावना उच्च आदर्शों और उद्देश्यों की रीढ़ के समान है। तो चलिए अभी हम हमारे इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और आगे इसके सेकंड पार्ट में हम हमारी प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ व संविधान के मूलभूत जो लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और थैंक यू। इसी के साथ